वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने डीएनए के बायोकेमिकल कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, मीन्स जैव रासायनिक संगठन। तो मैंने बताया था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है या बहुलक होता है। तो मैंने बताया था कि जो डीएनए होता है वो 3 घटकों से मिलकर या कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। क्या क्या थे वो? पेंटोज शुगर, जिसे कहते हैं पेंटोज शर्करा, सेकंड थी फॉस्फोरिक एसिड और थर्ड था नाइट्रोजनस बेस या नाइट्रोजनी क्षारक। तो मैंने पेंटोज शुगर का फॉर्मूला क्या बताया था? C5H10O4। मैंने फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक अम्ल का क्या बताया था? H3PO4 और नाइट्रोजनी बेस को U। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन 10 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन युक्त संरचना होती है, जिसके दूसरे कार्बन पे 1 ऑक्सीजन कम होता है आरएनए की तुलना में, इसलिए इसे डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और इसके 3' और 5' सिरे पे फॉस्फेट समूह फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए होते हैं और उसके प्रथम कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक पाए जाते हैं। फिर आते हैं अपने फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये डीएनए में शर्करा के एकांतर क्रम में जुड़कर डीएनए की बैकबोन या रीढ़ का निर्माण करते हैं या आधार स्तंभ का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये शर्करा के एकांतर क्रम में जुड़ते हैं। और जो डीएनए की श्रृंखला होती है उसका निर्माण कौन करते हैं? ये फॉस्फोरस एंड पेंटोज शुगर दोनों मिलकर उसके दोनों श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। तो डीएनए की श्रृंखला का निर्माण कौन करेंगे? पेंटोज शुगर और फॉस्फोरिक एसिड। फिर मैंने बताया था कि ये शर्करा के 3' और 5' सिरे से जुड़ते हैं और डीएनए की दोनों श्रृंखलाओं में 3' और 5' सिरे पाए जाते हैं। और ये जो शुगर ग्रुप होते हैं इनमें या पेंटोज शर्करा होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। मीन्स अगर इस चेन में शर्करा सीधे क्रम में है तो इस चेन में शर्करा उल्टे क्रम में होगी। मीन्स ये ऐसे होती है, शर्करा का क्रम यूँ होता है। और इस तरह डीएनए के 5' अगर डीएनए 5' सिरे से शुरू हो रहा है तो 3' पे ख़त्म होगा, और अगर उसका एक एंड 3' से शुरू हो रहा है तो 5' से ख़त्म होगा। ये जो फॉस्फेट ग्रुप होते हैं वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड द्वारा 3' और 5' सिरे पे जुड़ते हैं। और इस फॉस्फेट ग्रुप की उपस्थिति के कारण ही डीएनए की प्रकृति अम्लीय होती है या एसिडिक होती है। ये मोस्टली कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। देन फिर आता है नाइट्रोजनी बेस। तो मैंने बताया था नाइट्रोजनी बेस किस किस से मिलकर बने हुए होते हैं? प्यूरीन और पिरिमिडीन। ये जो प्यूरीन होती है वो डबल रिंग युक्त होती है और जो पिरिमिडीन होती है वो सिंगल रिंग युक्त होती है। मीन्स प्यूरीन 2 वलय के रूप में पाई जाएगी और जो पिरिमिडीन है वो 1 वलय के रूप में पाई जाएगी। कैसे? ऐसे। ठीक है। और ये सिर्फ ऐसे पाई जाएगी। फिर मैंने बताया था कि जो आपकी प्यूरीन है ये भी 2 क्षारकों से मिलकर बनी हुई होती है। वो क्षारक कौन कौन से हैं? एडिनोसिन और या एडिनिन और गुआनिन। और जो पिरिमिडीन है वो भी 2 क्षारकों से मिलकर बनी हुई वलय होती है। कौन कौन से?
थायमिन और साइटोसिन। लेकिन मैंने एक मेन पॉइंट बताया था कि जो आरएनए होता है, आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या पाया जाता है, यूरेसिल। तो इन्हें क्रमशः ए से इंडिकेट करते हैं, जी से इंडिकेट करते हैं, टी से इंडिकेट करते हैं, सी से इंडिकेट करते हैं और इसे यू से इंडिकेट करते हैं। और जो ये क्षारक होते हैं ये डीएनए की प्रत्येक श्रृंखला में पाए जाते हैं। मीन्स ये इस श्रृंखला में भी पाए जाएंगे और इस श्रृंखला में भी पाए जाएंगे। कैसे? ऐसे, ठीक है। तो जो एडेनिन और थायमिन है वो डबल बॉन्ड द्वारा या डबल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं। मीन्स ये द्विबंध युक्त होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन और थायमिन जब एक साथ, दोनों क्षारक एक साथ जुड़ेंगे ये हेलिकल युक्त या कुंडलित संरचना बनाएंगे, उस वक्त एडेनिन थायमिन से 2 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधेगा और ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा बंधता है। फिर आपके मैंने बताया था कि ये जो प्यूरिन और पिरिमिडिन है वो डबल रिंग युक्त और सिंगल रिंग युक्त होते हैं। तो ये जो तीनों कंपोनेंट्स होते हैं वो किसका निर्माण करते हैं? डीएनए का। मीन्स डीएनए की जो घटक होते हैं वो पेंटोज शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और अब मैं इसको एक कॉमन स्ट्रक्चर के द्वारा समझाती हूँ इन तीनों को। ये है पेंटोज शुगर, यह है फॉस्फेट ग्रुप, तो ये देखो आप, ये जो डीएनए का फर्स्ट कार्बन होता है ये जो 5' एंड होता है वहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आप देखना कि ये है पेंटोज शर्करा। मैंने बताया था कि पेंटोज शर्करा वलय के रूप में होती है। ये है फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फेट समूह, जो मैंने बताया था इसका फॉर्मूला H3PO4 और इसका बताया था C6H10O5 जो इसका फॉर्मूला बताया था। और जो इसका फर्स्ट कार्बन होता है, इस फर्स्ट कार्बन पे बेस जिन्हें बोलते हैं नाइट्रोजनी क्षारक, ये जुड़े हुए होते हैं। तो ओवरऑल हम देखें तो इसके सेकंड कार्बन पे एक हाइड्रोजन कम होगा, जिसके कारण इसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इसके फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनी क्षारक जुड़े हुए होते हैं। तो मैंने बताया था नाइट्रोजनी क्षारक कौन कौन से होंगे? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ठीक है। और इसके 3' और 5' सिरे पे क्या उपस्थित होते हैं? फॉस्फेट ग्रुप। तो देखो ये इसका 5' सिरा, तो देखो यहाँ पे है ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये जो इसमें बॉन्ड पाया जाता है इसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, जिसके द्वारा ये इस शर्करा से जुड़ा हुआ होता है। और ऐसे ही यहाँ पे सेम एक और ग्रुप जुड़ जाता है,
और ऐसे करके ये जो फॉस्फरस होते हैं या फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, ये फॉस्फेट ग्रुप इसकी बैकबोन या रीढ़ का निर्माण करते हैं या आधार स्तंभ का निर्माण करते हैं। तो ये यहाँ से सेम फिर एक किसी शुगर से जुड़े हुए होंगे। तो आप देखना कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है वो एकांतर क्रम में कैसे जुड़े हुए होते हैं, मीन्स जैसे ये फर्स्ट शुगर है या सेकंड शुगर है, इन दोनों के बीच में एक फॉस्फेट ग्रुप है तो ये एकांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं और ये इसके आधार स्तंभ का निर्माण करने का कार्य करते हैं। मीन्स ये आधार स्तंभ कैसे बनाएंगे कि ये जो मेन इसकी चेन होती है उस पे ये फॉस्फेट ग्रुप ऐसे जुड़े हुए होते हैं जो शुगर के 3' और 5' सिरों पे जुड़े हुए होते हैं और नाइट्रोजनी बेस फर्स्ट कार्बन पे इस तरह जुड़े हुए होते हैं और इस तरह इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। फिर आते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड के टाइप। तो न्यूक्लिक एसिड मैंने क्या बताया था कि प्रोटीन और न्यूक्लियन से बनी स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक अम्ल को 2 भागों में बांटा गया है, डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए की राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए है, ये भी कई प्रकार का अलग अलग ऑर्गेनिज्म या अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार का होता है। तो इसके कुछ टाइप्स हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए एंड जेड डीएनए। तो डीएनए कितने प्रकार का होता है, इतने प्रकार का, ए बी सी डी एंड जेड डीएनए, ठीक है। और जो आपके आरएनए होता है वो होता है 3 टाइप का, कौन कौन से, एम आरएनए, आर आरएनए और टी आरएनए। तो ये जो डीएनए होते हैं इनका जो घूर्णन होता है या इनका जो घुमाव होता है वो दक्षिणावर्त होता है या दाहिने हाथ की तरफ होता है, और जो जेड डीएनए होता है इसका घुमाव जो होता है वो बाएं हाथ की तरफ होता है। और एमआरएनए को क्या बोलते हैं, मैसेंजर आरएनए या दूत संदेशवाहक आरएनए भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, संदेशवाहक आरएनए, और इसे बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये भी अलग अलग टाइप्स में डिवाइड होते हैं और ये भी आगे और टाइप्स में डिवाइड होते हैं। तो मेनली जो मैं इनका क्लासिफिकेशन बता रही हूँ वो नॉर्मली ये है कि जो मुख्य मुख्य पॉइंट्स हैं, डीएनए और आरएनए में विभक्त होता है न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए में ए बी सी डी जेड डीएनए टाइप होते हैं और आरएनए में एम आर और टी होते हैं। एम आरएनए को संदेशवाहक या मैसेंजर आरएनए कहते हैं, आर आरएनए को राइबोसोमल आरएनए कहते हैं और टी आरएनए को ट्रांसफर आरएनए भी कहते हैं या स्थानांतरक आरएनए भी कहते हैं। फिर होते हैं आपके न्यूक्लियोटाइड्स। तो मैंने
आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि डीएनए किन किन यूनिट से या किन किन इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है। तो मैंने बताया था कि नाइट्रोजनी बेस और पेंटोज शुगर मिलकर किसका निर्माण करती है? न्यूक्लियोसाइड का। अब जब ये न्यूक्लियोसाइड के साथ में फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो ये किसका निर्माण करेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स का। अब जब ये न्यूक्लियोटाइड्स है तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आके मिलेंगे या मिलकर एक चेन का निर्माण करते हैं। मीन्स वह चेन जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आकर मिल जाते हैं या एक जगह बंध जाते हैं। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और जब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं तो क्या बनता है? डीएनए मॉलिक्यूल या डीएनए अणु का निर्माण होता है। तो डीएनए का निर्माण कैसे होता है? नाइट्रोजनी बेस या नाइट्रोजनी क्षारक के साथ में पेंटोज शर्करा जब मिलती है तो न्यूक्लियोसाइड का निर्माण होता है। जब इस न्यूक्लियोसाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। और मैंने इंट्रोडक्शन में फर्स्ट बोला था कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है या बहुलक होता है। मीन्स बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर डीएनए का निर्माण करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे होंगे तो डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह आपके डीएनए बनता है। फिर है आपके डीएनए के न्यूक्लियोटाइड, डीएनए के न्यूक्लियोसाइड। तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। जब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर से मिलेंगे तो ये अलग अलग न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण करते हैं। तो देखना आप, एडेनिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी, मीन्स ये पेंटोज शुगर मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? एडिनोसिन का। एडिनोसिन क्या है? न्यूक्लियोसाइड। और फिर ग्वानिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? गुआनोसिन का। जब थाइमिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? थाइमिनोसिन का। और जब साइटोसिन और डीऑक्सीराइबोज शुगर मिलेगी तो किसका निर्माण करेगी? साइटोसिन का। और इस तरह डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बनते हैं। और अब देखना यहाँ से, ये तो बन गए आपके न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए के ये बन गए आपके न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे ये देखना आप। जब एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिनोसिन और साइटोसिन, जब ये चारों या
मैं ऐसे बात करूं कि जब इन न्यूक्लियोसाइड्स में डीएनए में H3PO4 ग्रुप या इन सब में जो कहलाते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, इन न्यूक्लियोसाइड्स में जब फॉस्फेट ग्रुप आके जुड़ जाता है तो ये क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स। कैसे? ऐसे। तो एडेनोसिन प्लस H3PO4 तो बनाएंगे डीऑक्सी, या मैं ऐसे लिख देती हूँ DAMP मीन्स डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिनोसिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण कैसे हुआ? नाइट्रोजनी क्षारक मीन्स एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन, जब ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ मिले, ये क्षारक जब शुगर के साथ मिले तो न्यूक्लियोसाइड्स का निर्माण किया। लेकिन जब ये न्यूक्लियोसाइड्स के साथ में फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ जाता है तो ये न्यूक्लियोटाइड्स बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हो गए? डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीऑक्सी थाइमिन मोनोफॉस्फेट और डीऑक्सी साइटोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस तरह आपके न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स का फॉर्मेशन होता है। और ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन हुआ। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे तो ये मिलकर डीएनए मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसलिए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का मोनोमर कहते हैं। मोनोमर क्यों कहेंगे? एकलक, कि ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलेंगे तो मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं, इसलिए न्यूक्लियोटाइड को डीएनए का एकलक या मोनोमर कहते हैं। फिर आता है आपके चारगाफ का नियम। तो चारगाफ का नियम ये बोलता है या ये बताता है कि जो डीएनए में नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं वो निश्चित अनुपात में होते हैं। मीन्स नाइट्रोजनी क्षारक समान मात्रा में पाए जाते हैं। कैसे? कि जो प्यूरिन और पिरिमिडीन होती है उनका अनुपात 1 होता है। प्यूरिन और पिरिमिडीन का अनुपात 1 समान होता है। कैसे? प्यूरिन और पिरिमिडीन समान मात्रा में पाए जाएंगे और एटी और जीसी समान अनुपात में पाए जाते हैं। और जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन, ये 1:1 में पाए जाते हैं और ये जाति विशिष्ट होते हैं। मीन्स जितनी मात्रा में प्यूरिन पाया जाएगा उतनी ही मात्रा में किसी जीव के डीएनए में। मीन्स चारगाफ ने अलग अलग जीवों के डीएनए पे शोध किया और ये बताया कि उनमें जो नाइट्रोजनी क्षारक होते हैं जैसे कि प्यूरिन और पिरिमिडीन समान मात्रा में होते हैं, तो एटी और जीसी का अनुपात इक्वल होता है या ये दोनों 1:1 में पाए जाते हैं। और अगर इन सभी का योग करें तो इसका मान इकाई होता है
और उच्च वर्गीय प्राणियों में या पादपों में 80 का अनुपात GC से ज़्यादा होता है। उच्च वर्गीय प्राणी मीन्स यूकेरियोट्स में या उच्च वर्गीय पादपों में। लेकिन निम्न वर्गीय प्राणियों में क्या होता है, ये जो अनुपात होता है वो 80 से ज़्यादा GC का अनुपात होता है। और यही आपके चारगाफ का नियम है और नेक्स्ट क्लास में मैं इससे आगे शुरू करवाऊँगी। थैंक यू।